अभी आप खड़े हो जाइए और जंप करके देखिए, क्या आप 10 सेकंड तक भी हवा में रह सकते हैं? वहीं पर स्पेसशिप में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स हर समय तैरते हुए दिखाई देते हैं। इसके पीछे वेट नामक वंडरफुल फोर्स होता है। पानी पर एक 10 ग्राम की लोहे की कील रख के देखिए, क्या वो कील उस पानी में डूब जाएगी? बिल्कुल डूब जाएगी। लेकिन वहीं पर हजारों टन का बना हुआ समुद्री जहाज पानी पे तैरता रहता है। इसके पीछे होता है बॉयंट फोर्स। क्यों आपके स्कूल बैग्स के स्ट्रैप्स चौड़े बनाए जाते हैं और सब्जी काटने से पहले हर बार चाकू को घिसा जाता है? क्यों पानी के बुलबुले हमेशा गोल शेप के ही होते हैं? इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सभी कॉन्सेप्ट्स ना सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स में बल्कि हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट अवर जर्नी एंड स्टार्ट अवर वीडियो। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और पढ़ते हैं मास एंड वेट और इससे रिलेटेड कई और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आज की वीडियो का सबसे पहला हमारा टॉपिक है मास। मास क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर है वो उसका मास होता है, और हर एक बॉडी का मास अलग अलग होता है। मास कभी भी चेंज नहीं होता है, इसकी वैल्यू वही फिक्स वैल्यू रहती है। चाहे आप अर्थ पे किसी भी बॉडी का मास देखें या फिर उसी बॉडी को आप मून पे ले जाके देखें या किसी दूसरे प्लैनेट पे भी आप ले जाके देखेंगे तो उस बॉडी का मास वही रहने वाला है, परमानेंट होगा, फिक्स होगा। ठीक है, जो मास होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मास को मेजर करने के लिए, मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है। देखिए एग्जाम के अंदर यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो मास होता है उसको किससे मेजर किया जाता है, कैसी क्वांटिटी है, क्या मास कभी चेंज हो जाता है? वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और जो मास होता है वो क्या होता है? किसी भी बॉडी के अंदर का जो मैटर होता है उसी को उसका मास बोला जाता है। और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास और वेट एक ही होता है, जबकि मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मास तो हमने पढ़ लिया है कि किसी भी बॉडी के अंदर का जो मैटर होता है वो उसका मास कहलाता है। वहीं पे वेट देखिए क्या होता है, इट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। अब आपसे कोई पूछता है कि आपका वेट कितना है और आप उसको बताते हैं कि मेरे अंदर इतना वेट है, जबकि वेट और मास दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। वेट क्या होता है? वेट एक ऐसा फोर्स होता है जिसके द्वारा अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि अर्थ का भी वहां पर कोई रोल है। जिस भी प्लैनेट के ऊपर आप रह रहे हैं उस प्लैनेट की ग्रेविटी का वहां पर रोल है। ठीक है, और जो वेट होता है उसको स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। वेट को आप फिजिकल बैलेंस से नहीं माप सकते, उसको स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, और जो वेट होता है उसको W से डिनोट किया जाता है, और वेट का फॉर्मूला होता है M इंटू G, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। या फिर किसी दूसरे प्लैनेट की हम बात करें तो वहीं पर उस प्लैनेट की ग्रेविटी आ जाती है। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में 10 kg मास है और अर्थ की ग्रेविटी होती है 9.8। ठीक है, या फिर आप उसको 10 भी मान सकते हैं। इसलिए आपका जो वेट हो जाएगा वो 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 100 kgs हो जाता है। ठीक है, केजीज आप मास के लिए यूज करते हैं। वेट अभी अभी हम बात कर रहे थे कि वेट एक फोर्स होता है, और फोर्स के लिए जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। इसलिए वेट के लिए भी न्यूटन यूज किया जाता है। तो वेट हमारा एक ऐसा फोर्स होता है जिसके द्वारा कोई भी प्लैनेट या फिर अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है, उसका ये फॉर्मूला होता है। और जो वेट होता है वो एक स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा मेजर किया जाता है। और जैसे जैसे इस G की वैल्यू चेंज होगी, जैसे अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर G की वैल्यू होती है, मून पे अर्थ से 6 टाइम्स कम जो ग्रेविटी होती है। इसलिए अगर यहाँ पर आपका वेट 36 kg है तो मून पे आपका वेट सिर्फ 6 kg रह जाएगा। यानी कि अगर G की वैल्यू चेंज हो रही है तो वहीं पर आपका वेट भी चेंज होता है। और आपको पता है कि अर्थ के ऊपर भी G की वैल्यू सेम नहीं है। इक्वेटर पे G की वैल्यू कम है, पोल्स पे G की वैल्यू ज्यादा होती है। तो इस तरीके से अर्थ के ऊपर भी आपका जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है,
अभी हम वही बात कर रहे थे ना कि जो मून पे वेट कितना होगा, अर्थ के ऊपर आपका जितना वेट है अगर आप उसको 6 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका मून पे जो वेट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अर्थ के सेंटर पे आपका वेट कितना होगा तो अर्थ के सेंटर पे आपका वेट 0 हो जाएगा, क्योंकि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू 0 होती है, लेकिन आपका मास उतना ही रहेगा वहां पर भी। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे यानी कि एल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। जितना आप डेप्थ में जाएंगे, जैसे माइंस में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं जो बहुत नीचे जाके काम करते हैं उनका वेट भी डिक्रीज हो जाता है। ऐसे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेसशिप्स में तैरते हुए दिखाई देते हैं, वहां पर कोई गिराया हुआ पानी भी हवा में तैरता रहता है, क्योंकि वहां पर जो ग्रेविटी होती है वो 0 होती है। ठीक है, उन्हें कोई ग्रेविटी फील ही नहीं होती है, तो ग्रेविटी फील नहीं होती है तो उस चीज का वेट भी वहां पर नहीं होता है, और इसीलिए वो हमेशा वेटलेसनेस फील करते हैं और तैरते रहते हैं। ठीक है, जो वेट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेट की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। इसी चैप्टर में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। अभी थ्रस्ट क्या होता है, किसी भी बॉडी पे परपेंडिकुलरली लगने वाला फोर्स, यानी कि किसी भी बॉडी पे नॉर्मली परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे लगने वाले फोर्स को थ्रस्ट बोला जाता है। ठीक है, आपको यहां पर सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि परपेंडिकुलरली लगने वाले फोर्स को थ्रस्ट बोला जाता है। The effect of thrust depends on the area on which it acts. ठीक है, जिस एरिया पे ये थ्रस्ट लग रहा है वहीं पे इसका इफेक्ट दिखाई देता है। जो थ्रस्ट है वो भी एक प्रकार का फोर्स होता है, इसलिए थ्रस्ट की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। यहां से एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, एक आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या फिर आपको इस तरीके का कोई भी डायग्राम देके आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या चीज है तो थ्रस्ट होती है। उसके बाद है हमारे पास एक और टर्म प्रेशर। प्रेशर से आपके पास न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, प्रेशर की यूनिट पूछी जा सकती है, प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है वो पूछा जा सकता है, या फिर प्रेशर से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देके आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, किसी भी एरिया में लगने वाले फोर्स को प्रेशर बोला जाता है, यानी कि कितने एरिया में कितना फोर्स लग रहा है वही प्रेशर होता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अगर इस एरिया की वैल्यू कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब देखिए, जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने की एसआई यूनिट होती है पास्कल, जिसको पीए से भी लिखा जाता है। और जो हमारा प्रेशर होता है उसके दूसरी यूनिट क्या हो सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है, या फिर किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकती है। आपको ऑप्शंस देके पूछा जा सकता है, तो बहुत इजी है। पी से प्रेशर, पी से पास्कल होता है। ठीक है, जो सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, गैसेस होते हैं, सभी के सभी प्रेशर लगाते हैं। अब आपसे यहाँ से किस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? कई क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि एक जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक लिक्विड या फिर एक फ्लूइड भरा हुआ है, और वो जो लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर, वो लिक्विड इस कंटेनर के ऊपर हर जगह एक फोर्स लगा रहा है, और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। इस टॉपिक से आपको किस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिल सकते हैं? जैसे ये हमारे पास कोई भी कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मान लीजिए ये एक फ्लूइड या फिर एक लिक्विड भरा हुआ है, तो ये जो लिक्विड होगा इस कंटेनर के हर जगह, हर एक पार्ट पे एक फोर्स लगाएगा, और जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाएंगे वैसे वैसे जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। इस कंटेनर के जो बेस होता है वहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर फील किया जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से अब आप जहां कहीं पर भी हैं वहां पर एटमॉस्फेयर तो है, और एटमॉस्फेयर में जो बहुत सारी गैसेस होते हैं उन गैसेस का कुछ ना कुछ मास और वेट भी होता है, तो वो सभी गैसेस मिलकर इस टाइम आपके सिर के ऊपर एक प्रेशर लगा रही हैं, एक फोर्स लगा रही हैं, और उसी प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। ये जो प्रेशर और जो थ्रस्ट होता है पूरा डेली लाइफ में हम बहुत बार
एक्सपीरियंस करते हैं, बस हम उसको बहुत बार नोट नहीं करते हैं। जैसे जैसे आप कंटेनर में नीचे की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे ही जैसे समुद्र में जब नीचे की तरफ या डेप्थ में जाया जाता है तो प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे किसी भी लिक्विड का या फिर किसी भी फ्लूइड के ऊपर जो प्रेशर है उस प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा इफेक्ट किसी भी चीज पे देखने को मिलता है। अब जैसे आप सपोज करके देखिए, अगर आपके पैर के ऊपर किसी ने पैर रख दिया और उस दूसरे व्यक्ति ने अगर शूज पहन रखे हैं तो आपको इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पर किसी लेडी ने जिसने पेंसिल हील्स पहन रखी हैं और उसने आपके पैर पे पैर रख दिया तो देखिए आपको बहुत पेन वहां पे हो सकता है, क्योंकि अब उस जिस व्यक्ति ने शूज पहन रखे थे उसके शूज का एरिया ज्यादा था तो प्रेशर कम हो गया। जिस लेडी ने पेंसिल हील्स पहन रखी हैं उसकी पेंसिल हील्स का एरिया कम है तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसलिए आपको ज्यादा पेन होता है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वहीं पर कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे किस तरीके के बन सकते हैं कि जैसे बहुत सारे सरफेसेस होते हैं, बहुत सारे सरफेसेस को तो वाइडर बनाया जाता है यानी कि चौड़ा बनाया जाता है ताकि प्रेशर को डिक्रीज किया जा सके। वहीं पर कई चीजों को घिस घिस के थिन किया जाता है, पतला किया जाता है ताकि प्रेशर को इंक्रीज किया जा सके। जैसे स्कूल बैग्स के जो स्ट्रैप्स होते हैं उनको चौड़ा बनाया जाता है ताकि एरिया ज्यादा हो जाए और कंधे के ऊपर कम प्रेशर पड़े। वहीं पे रेलवे ट्रैक में इन रेलवे लाइंस के नीचे ये आपको वुडन प्लैंक्स दिखाई देते हैं ताकि जो ट्रेन का वेट है वो एक ज्यादा एरिया में फैल जाए और प्रेशर कम पड़े उस जमीन के ऊपर। अब ये जो भारी भारी ट्रक्स होते हैं जो बहुत हैवी लोड्स उठाते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा टायर्स लगे होते हैं, जितना भारी सामान उसको उठाना है उतने ज्यादा टायर्स उसमें लगाए जाते हैं, यानी कि जितना ज्यादा एरिया के ऊपर वो जो वेट है वो डिवाइड होगा उतना कम प्रेशर वहां पे पड़ने वाला है। अब इसीलिए टैंक्स के अंदर सिर्फ टायर नहीं होते हैं, वहां पर एक चेन भी लगाई जाती है, क्योंकि जो टैंक्स होते हैं टैंक्स को डेजर्ट्स में भी चलना पड़ता है या फिर फॉरेस्ट में भी चलना पड़ता है, बिल्कुल गीली मिट्टी में भी चलना पड़ता है और उस टैंक के वेट को ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए उसमें ऐसा सब किया जाता है। इसी तरीके से जो नाइफ होता है उसको बार बार घिसा जाता है ताकि उसका एरिया कम हो जाए, वो जो है आगे से बिल्कुल तीखा हो जाए, शार्प हो जाए ताकि प्रेशर ज्यादा बने। इसी तरीके से जो नीडल होती है वो आगे से बिल्कुल ऐसे पतली सी होती है, शार्प होती है, ठीक है, ताकि प्रेशर ज्यादा हो क्योंकि एरिया कम कर रहे हैं। ऐसे ही जो ऑल पिन होती है उसके भी प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए उसका एरिया डिक्रीज किया जाता है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा और जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। इसीलिए डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर आपको जो है किसी भी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे।